हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म यानी संघवाद को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम आज भारत में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। अभी तक आपने पढ़ा कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, परंतु भारत एक इतना बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारा केवल उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है। और राज्यों के अंदर अंदरूनी विविधताएं भी इतनी ज्यादा हैं कि राज्यों से भी सत्ता को या राज्यों से भी शक्ति को आगे बांटने की जरूरत है। इसीलिए भारत में विकेंद्रीकरण को अपनाया गया और विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र और राज्यों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्र और राज्यों से शक्तियां और कुछ अधिकार लेकर स्थानीय सरकारों को देना। 1992 में 73वां संशोधन आया और उसमें स्थानीय सरकारों को, स्थानीय शासन को संवैधानिक उपलब्धि, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। परंतु उससे पहले भी स्थानीय शासन, बलवंत राय कमेटी समिति ने इसका सुझाव दिया था, परंतु उस समय जो स्थानीय शासन था वो इतना सुशासन नहीं था, उसे इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो राज्यों के अधीन ही कार्य करते थे और उनके नियमित रूप से चुनाव भी नहीं होते थे। परंतु बाद में बलवंत राय समिति के बाद 1992 बहुत सारी समितियां आई जिन्होंने अनेक सुझाव दिए, लेकिन संविधान में स्थानीय शासन को जो भागीदारी की मिली या उसको शामिल किया गया वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। अब क्या जरूरत थी? स्थानीय शासन, जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हो गया था और राज्यों में आराम से सारा शासन चल रहा था, तो क्या जरूरत थी कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और सत्ता को, शक्तियों को, अधिकारों को स्थानीय शासन को भी दिया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत एक बड़ा देश है, अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए भी शक्ति को जो है वो हमें स्थानीय सरकारों में को देना पड़ा। तो स्थानीय लोगों को पहली बात तो इलाके की ज्यादा समझ होती है, वो अपनी परेशानियों, समस्याओं का हल ज्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं, इस वजह से भी स्थानीय शासन को मान्यता प्राप्त हुई। दूसरा, लोकतांत्रिक, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होना। तो अधिक जनसंख्या होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय शासन को अपनाया गया। अब 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या बदलाव आए स्थानीय स्वशासन में? सबसे पहली बात कि उनके नियमित चुनाव होने लगे। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, तो स्थानीय सरकारों के चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ही होते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों और जातियों को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर इसमें आरक्षण दिया गया। और एक सबसे मुख्य बात कि महिलाओं को के लिए 1/3 जो पद हैं वो आरक्षित किए गए। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा में भी ये बिल अधूरा पड़ा है, महिलाओं के लिए कोई आरक्षित पद जो है वो बिल है वो अभी भी लटका हुआ है, परंतु स्थानीय सरकारों में शुरू से ही महिलाओं के लिए 1/3 पद की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो स्थानीय शासन के जो चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार चुनाव आयोग, एक अलग स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई और वो इन चुनावों की व्यवस्था करता है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या होता है और वो विकेंद्रीकरण क्यों अपनाया गया। इसके अलावा कौन से संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय शासन को संविधान में जोड़ा गया, वो 73वां संविधान संशोधन है, और उसके बाद क्या बदलाव आए उसमें, ये सभी आपने इसमें पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने बताया 1992 में 73वें संशोधन के द्वारा जो है गांव में स्थानीय शासन की स्थापना की गई और इसी प्रकार 74वें संशोधन के द्वारा शहरों में स्थानीय शासन की स्थापना की गई। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि गांव स्तर पर जो स्थानीय शासन है वो कौन से स्तर, 3 स्तरों पर होता है। इसीलिए गांव में जो स्थानीय शासन है उसको त्रिस्तरीय ढांचा कहते हैं। अब त्रिस्तरीय ढांचे में क्या है? सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत होती है और गांव पंचायत के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। गांव के जो नागरिक हैं, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, वो प्रत्यक्ष
मतदान करके प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं और उसमें जो उनका अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहा जाता है। कई गांव की ग्राम पंचायतों को मिला के बनती है पंचायत समिति, यानी हर एक जिला स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। लेकिन पंचायत समिति के जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तौर पर किए जाते हैं, यानी वो डायरेक्ट नागरिकों के द्वारा नहीं किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्य ही करते हैं। अब पंचायत समिति के बाद आती है जिला परिषद। जिला परिषद के चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, क्या काम करती है? तो अपने अपने गांव, अपने जिले के आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय करना जो है वो ग्राम पंचायत का या स्थानीय सरकारों का कार्य है। और इन सभी कार्यों की सूची जो है संविधान में 11वीं अनुसूची में दी गई है, जैसे कृषि, भूमि का विकास करना, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास करना, पीने के पानी की सुविधाओं का विकास करना, आपका सड़कें, पुल वगैरह बनवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये सभी 21 कार्य हैं जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 21 नहीं बेटा, 29 हैं। अब 29 हो गए हैं, तो 29 कार्य हैं जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं और वो सभी कार्य जो हैं वो गांव स्तर पर स्थानीय सरकारें करती हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है शहरों में। शहरों में जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें हम नगर पालिका या नगर निगम के नाम से जानते हैं। आप शहर में रहते हैं, दिल्ली में अगर आप देखें तो नगर निगम जो है वो 3 स्तर पर है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड सेंट्रल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जितनी भी स्थानीय लोगों की सुविधाएं हैं या स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं वो आपकी स्थानीय सरकार उनसे जुड़ी होती है। जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उन सब का अध्यक्ष जो है या उनका मुखिया जो है वो महापौर कहलाता है। तो आपने देखा कि गांव पर जो है त्रिस्तरीय ढांचा है और ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1992 में जो स्थानीय शासन है वो किस प्रकार स्थापित किया गया, तो त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो स्थापित किया गया। इसके बाद अब गांव संविधान में तो ये आपका मेंशन हो गया कि त्रिस्तरीय ढांचा है और गांव में जो है स्थानीय सरकारें स्थापित की जानी चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, ये सब प्रशासनिक सुधार हो गए। परंतु वास्तव में देखा जाए तो क्या अभी भी वो उनको स्वतंत्रता प्राप्त है? गांव पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। सबसे पहले जो उनको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है वित्तीय सहायता। वो अपने जितने भी धन संबंधी कार्य हैं वो उन सबके लिए राज्यों पर निर्भर है, यानी उन्हें राज्यों से जो है डोनेशंस मिलती हैं, अनुदान मिलते हैं जिनसे वो कार्य कर सके, यानी उनके पास अपने वित्तीय संसाधन बहुत ही कम है। तो सबसे पहली जो समस्या ग्राम पंचायतों को आती है वो आती है धन से संबंधित समस्या। दूसरा, कई बड़े अधिकारियों के जो हैं उनका बोलबाला जो है पंचायतों में रहता है, जिस वजह से भी पंचायतें जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है। तो आज इतना ही बेटा, और इसको आप पूरा रिवाइज करेंगे। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।